नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की। और ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस कहाँ के हैं? असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ फर्स्ट ईयर के IDD के स्टूडेंट्स के लिए, पेपर नंबर 3। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इन 2 सब्जेक्ट के आपके अपलोड किए जा चुके हैं और ये आपका 3रा सब्जेक्ट है। महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर यहाँ पर दोस्तों चर्चा हो रही है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि स्क्रीनिंग क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जांच कहते हैं। इसी को हम लोग स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। तो बताइए स्क्रीनिंग क्या है। पेपर में सभी के सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, लिए गए हैं, सभी आपके आए हुए प्रश्न हैं। तो स्क्रीनिंग क्या है, जांच क्या है, इसकी जब भी बात करें आपसे तो आपको परिभाषा लिखनी होती है। अगर आपसे कह दे स्क्रीनिंग क्या है, या आपसे कह दे असेसमेंट क्या है, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, जिसको हम लोग आकलन के नाम से जानते हैं, है ना। और या आपसे कह दे यहीं पर कि इवैल्यूएशन क्या है, जिसको हम लोग मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तीनों परिभाषाएं आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। आकलन क्या है और आपका स्क्रीनिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका स्क्रीनिंग क्या है। तो बात करते हैं, अभी हम परिभाषा भी लिखेंगे और एक परिभाषा जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी आपसे अगर पूछे तो वो परिभाषा लिखिएगा। अगर आपसे 1 या 2 नंबर में पूछता है, पूरा नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा। स्क्रीनिंग का मतलब है किसी समस्या, विकार या विशेष आवश्यकता की प्रारंभिक पहचान के लिए व्यक्तियों या समूहों की जांच करना। कोई भी समस्या है, कोई भी विकार है, कोई भी विशेष आवश्यकता बच्चे की है, अगर उसकी प्रारंभिक पहचान कर ली जाए, उन व्यक्तियों के समूहों की जांच कर ली जाए, तो हम आने वाले जो भी जोखिम हैं, आने वाली जो भी समस्या है बच्चों में, उनको हम क्या कर सकते हैं? हस्तक्षेप के द्वारा कम कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों की प्रारंभिक जांच की जाती है ताकि उन्हें विशेष जरूरतें, विकार और कठिनाइयों में की पहचान की जा सके और उन्हें आवश्यक सहायता या सेवाओं के लिए आगे भेजा जा सके। यहीं पर एक परिभाषा है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ठीक है। विलियम पी, ठीक है। और परिभाषा इन्होंने दी थी 1991 में। इन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिसे या जिन व्यक्तियों को, ठीक है, जिसे या जिनको, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिनको, ठीक है, जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से क्या हो? लाभ प्राप्त हो सके। मुझे नहीं लगता आप लोगों को याद नहीं होगा। स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त हो सके। स्क्रीनिंग के द्वारा जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगाया जाएगा और उन्हें उनकी सहायता के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान कराई जाएंगी। तो ये क्या है भैया? आपकी स्क्रीनिंग है, जांच है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की भूमिका।
असेसमेंट के प्रोसेस में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो भाई, किसी भी बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा तो सबसे पहले होता है ज़रूरी कि आखिरकार उसकी ज़रूरत क्या है, जिस क्षेत्र में वो पीछे है उस बच्चे की आखिरकार ज़रूरत क्या है। तो बच्चे की शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक ज़रूरतों को समझने के लिए प्रारंभिक अवलोकन जो है वो किया जाएगा, बच्चे की ज़रूरतों को पहचाना जाएगा। इसके बाद में बच्चे की जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी और बच्चे का मूल्यांकन, जो भी परीक्षण है बच्चे पर लगाए जाएंगे, किए जाएंगे, उन उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और उसकी आवश्यकता का पता लगाया जाएगा, विशेष आवश्यकता का पता लगाया जाएगा। इसी में जो भी हमारे अभिभावक हैं और जो भी हमारे अन्य पुनर्वास पेशेवर हैं, जैसे कि डॉक्टर हुआ, साइकोलॉजिस्ट हुआ, विशेष शिक्षक हुआ, ओटी थेरेपिस्ट हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, इन सभी से क्या करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे की विकास में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या बातचीत हो सकती है, कैसे बच्चा बेहतर हो सकता है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना सकते हैं, जिसके आधार पर बच्चे का आकलन करके एक विशेष शैक्षिक योजना तैयार करेंगे, जिससे कि उसकी ज़रूरतों को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर पूरा करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या वहाँ पर गोल्स जो हैं वो इकट्ठा करेंगे, गोल जो हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में शिक्षण विधियों का चयन करना, जो भी अब हम जब गोल यहाँ पर ले रहे हैं बच्चे के पढ़ाने के लिए, तो कौन कौन सी शिक्षण विधियों का हम उपयोग करेंगे जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से सीखे। जो जो तकनीकियां हैं उनका हम लोग उपयोग करेंगे, जिन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं इनका हम लोग चयन करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन, बच्चे ने कितना सीखा, उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या योजनाएं बनाई गई और बच्चे ने कितना सीखा, और सहायक उपकरण बच्चे को प्रदान कराना। सकारात्मक वातावरण में, ऐसे वातावरण में जो बच्चे के लिए रुचिपूर्वक सीखने को आगे बढ़ाए, बच्चे को सीखने के लिए आकर्षित करे, बच्चे को सीखने के लिए आकर्षित करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग करवा सकते हैं। और भैया इन विधियों का उपयोग करके हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे के लिए हम लोग उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत प्रभावी शिक्षा को लागू कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एम चैट का मतलब होता है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स, ठीक है, जिसका उपयोग 16 से 30 महीने के बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जोखिम को पहचानने के लिए, यानी कि ASD को पहचानने के लिए, जो 16 से 30 महीने के बीच के बच्चे होते हैं, इनमें ऑटिज्म है या नहीं है तो क्या स्तर है, इसको पहचानने के लिए हम लोग इसका मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स का MCHAT का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों की संकेतों की पहचान की जा सके और बच्चों में हस्तक्षेप किया जा सके। इसमें कुल 20 सवाल होते हैं जो बच्चे के सामाजिक, संचार और व्यवसायिक कौशल से जुड़े होते हैं। इसमें कितने 20 क्वेश्चंस होंगे जो बच्चे के सामाजिक कौशल से, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल से और बच्चे के व्यवहार कौशल से जुड़े होते हैं। इसमें दैनिक जीवन की बच्चे की आदतें और प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी ली जाती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, बच्चे की जांच यानी कि डायग्नोस किया जाता है बच्चे को कि क्या क्या बच्चा कर ले रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, आखिरकार बच्चा आंखें मिला रहा है या नहीं मिला रहा है हमसे नज़रें, या बच्चा रिपीटिशन कितना कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका उपयोग कैसे, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विशेष शिक्षकों द्वारा स्क्रीनिंग के लिए शुरुआती पहचान के माध्यम से ऑटिज्म के विकासात्मक विलंब का प्रबंध करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं MCHAT से हम लोग ऑटिज्म के शुरुआती लक्षणों को जान सकते हैं, जिससे कि बच्चे को सही थेरेपी मिल सके और सहायता मिल सके। तो ये आपको देखने को मिलता है। मैं फिर से बता रहा हूँ भैया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। और भैया आप सभी से एक निवेदन है, क्या है, एक निवेदन है, ठीक है। निवेदन ये है कि भैया आप लोग ना वीडियो को नहीं शेयर करते हो, ठीक है। जब आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो, यानी कि आप लोग केवल और केवल जब आपका एग्ज़ाम आता है
तभी आप वीडियो को देखते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तभी भी नहीं शेयर करते हो जब भी आप वीडियो को देखते हो जब आपका एग्ज़ाम आता है। यहाँ पर क्या है भाई, इतनी ठंड है, सारी चीज़ें हैं, बोलने में भी मेहनत लगती है, मुँह भी कभी कभी दर्द करने लगता है। तो क्या होता है कि जब वीडियो नहीं चलती है और मेहनत भैया उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मेहनत उससे ज़्यादा हो जाती है और वीडियो नहीं चलती है, तो फिर यही होता है कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसको ना बनाया जाए। लेकिन फिर भी कोशिश यही करता हूँ, चलो अच्छा बना देते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वही अच्छे से देख लें। तो प्लीज़ भैया, ठीक है, सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो। इतने सारे आपके पास ग्रुप हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आप अपने कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हुए हो, बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप में जुड़े हुए हो, भाई वीडियो को क्यों नहीं शेयर करते हो यार। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वीडियोस दी जा रही हैं, तो भैया आप लोग भी सोचो कि हाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो एक शेयर तो यार बनता है ना, ठीक है। निवेदन कर रहा हूँ तो भैया लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, तभी मोटिवेशन बढ़ता है, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने में मज़ा भी आती है। नई वीडियो अगर चल रही होती है तो दूसरी वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आती है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो आपको जब ही मिल पाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, क्योंकि भाई फिर अब इससे आगे कुछ कहना नहीं मेरे को, ठीक है। एनआरटी और सीआरटी के बीच में अंतर, मुझे पता है कुछ लोगों ने जो मैंने अभी बात कही उसको स्किप कर दिया होगा, 10 सेकंड करके स्किप कर दिया होगा। अरे अपना काम तो बन ही रहा है, अपने को तो वीडियो मिल ही रही है ना, क्या फ़ायदा है सर का कुछ हो या ना हो, है ना। तो बात कर लेते हैं एनआरटी और सीआरटी की, जिसको हम लोग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ये दो आपके एनआरटी और सीआरटी होता है, इसके बीच के अंतर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एनआरटी क्या करता है, परिभाषा की अगर बात कर लें, अगर कभी आपसे परिभाषा पूछे तो आप इनको लिख देना। यह परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना समान आयु वर्ग या समूह के अन्य व्यक्तियों के प्रदर्शन से करता है, ठीक है। मान लो हमने कहा कि मेरा आईक्यू जो है वो 90 से 110 के बीच में है, हमने कहा आपका कितना है, तो आप भी कैसे हो, समान हो, आपने भी कहा सर 90 से 110 के बीच में है, ऐसे, ठीक है। समान आयु होगी, समान वर्ग होगा, समान समूह के व्यक्तियों से तुलना की जाएगी, वो होगा आपका एनआरटी। सीआरटी क्या होगा, यह परीक्षण मापता है कि व्यक्ति किसी विशेष विषय या कौशल में कितनी महारत हासिल की है, ठीक है। स्कूल के अध्यापन में आपको देखने को मिल सकता है। ये कोई भी कौशल आपने सीखा हो, कोई भी विषय के बारे में आपने पढ़ा हो, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या करता है कि आपने उसमें कितना सीखा है निश्चित मापदंड के आधार पर, ठीक है। ये पहली था। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तियों के बीच रैंकिंग करना, ठीक है। भाई आप फर्स्ट रैंक के हो, आपसे दूसरा आपका आया, तीसरा आया, कक्षा में मान लो 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पर जब एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से की गई तो कहा पहले नंबर पे जो है इसका नाम है, दूसरे नंबर पे जो है ये बच्चा है, तीसरे नंबर पे ये बच्चा, ये रैंकिंग करता है। लेकिन ये क्या करता है, यह मापन कि क्या छात्र ने किसी विशेष विषय पाठ्यक्रम को कितना समझा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जिस विषय को पढ़ा कितना समझा, जिस पाठ्यक्रम को पढ़ाया गया उसने कितना समझा, कितना अंक प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद में स्कोरिंग क्या होती है, स्कोरिंग होती है टॉप के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर एनआरटी में गिने जाते हैं कि हाँ पहला अंक, दूसरा अंक इसका इतना है, इसका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंक देखे जाते हैं कि बच्चे का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बच्चे ने उतना पास किया या नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कहा कि 100 में से बच्चे के 90 अंक आए, यानी कि वो फर्स्ट आया, ठीक है, एनआरटी में। यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, 100 में से जो होता है 33 पास होता है, बच्चा पास है या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर निर्धारित होता है सीआरटी में। आपका फोकस किस पे होता है, तो हम कहेंगे यह परीक्षण प्रतिस्पर्धा, भाई सीधी सी बात है, जब कहेंगे बच्चा फर्स्ट आया तो सेकंड वाला क्या कहेगा, नेक्स्ट बार हम भी फर्स्ट आएंगे, है ना। तो ये क्या करता है, ये प्रतिस्पर्धा बनाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे में 50% अंक आए, बच्चे के 60% अंक आए, लेकिन तुलना नहीं करता है एक दूसरे की।
परिणाम क्या होता है, यह बताता है कि व्यक्ति समूह पर कहाँ पर खड़ा हुआ है। भाई फर्स्ट नंबर पे है बच्चा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, 10वें नंबर पे, किस जगह पर है बच्चा। यह बताता है कि बच्चे ने कितना कौशल और कितने अधिक तरीके से इस ज्ञान को सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एनआरटी और सीआरटी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का उपयोग उद्देश्य अलग अलग है। यह तुलना रैंकिंग पर जोर देता है, जबकि सीआरटी व्यक्तिगत उपलब्धि और दक्षता को मापता है। ठीक है, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने इस पर थोड़ा शुरुआत में चर्चा भी की थी आप लोगों से, तो यहाँ पर बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। देखो भाई, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। कह रहा है मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रगति, गुणवत्ता और दक्षता का निर्धारण किया जाता है। यह जानकारी एकत्र करके विश्लेषण किया जाता है जबकि ताकि जो भी प्रभावशीलता है उसको समझा जा सके और इसमें सुधार किया जा सके। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम या प्रक्रिया गुणवत्ता, प्रगति और प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति ने अपने उद्देश्य, ऐसे भी लिख लो, व्यक्ति ने अपने उद्देश्य की सीमा कहाँ तक प्राप्त की है। जो उसको सिखाया जा रहा था उसने उस उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है, कहाँ तक जो अधिगम उसको कराया गया, जो लर्निंग उसको कराई गई, कहाँ तक उसने उद्देश्य को प्राप्त किया और कितना पूर्ण किया। ठीक है, ये कौन करता है, मूल्यांकन कराता है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा प्रदर्शन और परिणाम को मापा जा सकता है, सुधार को मापा जा सकता है कि भाई पहले बच्चा जो है था वो एक ही तक गिनती पता थी, अब जब हमने उसको सिखाया तो बच्चा 10 तक गिनती सीख गया, है ना। प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन किया जाएगा और भविष्य के लिए बच्चे को निर्णय लेने के लिए तैयार किया जाएगा। उदाहरण क्या होगा, परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, किसी शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रगतिशीलता का विश्लेषण, किसी परियोजना के लक्ष्य की प्रगति का आकलन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है ईशा, जिसको हम लोग जानते हैं इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, जिसको हम लोग ISSA के नाम से जानते हैं। इसको भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS द्वारा विकसित किया गया। ये एक प्रकार का टूल है जो ऑटिज्म बच्चों के लिए मूल्यांकन और निदान के लिए तैयार किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जो भी हमारे ऑटिज्म बच्चे हैं इनकी पहचान करना, बच्चों और वयस्कों के लिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकार को मापना और इसकी पहचान करना। भारतीय संदर्भ में सटीकता यानी कि यह स्केल विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। यह आत्मकेंद्रित से व्यक्तियों की उचित उपचार और सहायता योजना के लिए तैयार किया गया है। इसमें घटक जो होते हैं वो 40 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। यह एक स्केल जो आत्मकेंद्रित के लिए 6 डोमेन यहाँ पर देखे जाते हैं। 6 डोमेन आपके संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे का सोशल स्किल, बच्चे के संवेदनात्मक यानी कि सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, उसके बाद में व्यवहार पैटर्न, मानसिक कौशल और स्वायत्ता। ठीक है, ये 6 चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो प्रक्रिया होती है, यह स्केल बच्चों की माता पिता, देखभाल करने वाले और शिक्षकों द्वारा जो भी है इसके उत्तरों के आधार पर इसको तैयार किया जाएगा। प्रत्येक बिंदु को 1 से 5 तक की रेटिंग स्केल दी जाएगी। यह उच्च स्कोर आत्मकेंद्रिता की गंभीरता को दर्शाता है। ठीक है, इसमें हल्का, मध्यम या गंभीर किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। महत्व क्या होगा, जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे उसमें बच्चे में ASD है तो माइल्ड लेवल की है, मॉडरेट लेवल की या प्रोफाउंड लेवल की है, ये पता लगा करके इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके बाद में एक आपका क्वेश्चन आया था टीचर में टेस्ट। ठीक है, TMT जिसको हम लोग कहते हैं TMT। तो यह टेस्ट जो है परीक्षा या मूल्यांकन जिसमें शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है ताकि बच्चे की समझ, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन किया जा सके। यह टेस्ट शिक्षक के द्वारा कक्षा में सिखाए गए पाठ्यक्रम और विषय के आधार पर तैयार किया जाता है। टीचर में टेस्ट कक्षा के उद्देश्य के अनुसार यह टेस्ट
शिक्षक के द्वारा कक्षा में सिखाए गए विषयों और लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। यह टेस्ट छात्रों की समझ, ज्ञान और कौशल को मापने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार से हम लोग कह सकते हैं सही गलत या इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो रखे जा सकते हैं। इसको काफ़ी लचीला बनाया जा सकता है, बच्चे के अनुसार, बच्चे के लचीलेपन के अनुसार शिक्षक इसको बच्चे की उसकी आवश्यकता के अनुसार इसको डिज़ाइन कर सकता है और उसके हिसाब से इसको अनुकूलित कर सकता है। इसका उद्देश्य बच्चे का मूल्यांकन करना, बच्चे की जांच करना और बच्चे के लिए जो भी निर्धारण है उसको करना। टीएमटी जो भी शैक्षिक प्रगति है उसको जानने और सुधार करने के लिए टीचर के द्वारा टीएमटी टीचर में टेस्ट जो है वो बनाया जाता है, जिससे कि वास्तविक क्षमता का बच्चे का मूल्यांकन हो सके। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपका परीक्षण यानी कि टेस्टिंग और मेजरमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में है। टेस्टिंग क्या है और मेजरमेंट क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। टेस्टिंग यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेषताओं का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या क्षमता के अनुसार मूल्यांकन करना होता है। परीक्षण के द्वारा एक व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। एक छात्र की परीक्षा, शारीरिक फिटनेस आदि। परीक्षण में जो भी प्रश्न होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसके आधार पर जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसमें क्या होगा, मेजरमेंट में क्या होगा, माप किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की विशेष संख्या के रूप में जिसको निर्धारित किया जाएगा। हम कहते हैं भाई आपकी माप की गई, आप कितने हैं, तो आप कहोगे सर हम 155 सेंटीमीटर के हैं। आपका आईक्यू मापा गया तो आपने कहा क्या, हाँ सर हमारा आईक्यू जो है वो 90 है। ठीक है, तो इस प्रकार से माप क्या होता है, मेजरमेंट, जिसको हम लोग स्केल के द्वारा या किसी भी रेटिंग स्केल के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आप कितने किलोग्राम के हो, तो आपने कहा सर हम 48 किलोग्राम के हैं। ठीक है, हम 48 किलोग्राम के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग माप सकते हैं। हमने कहा कि भाई गणित में आपके कितने नंबर है, तो आपने कहा गणित में सर हमारे 90 नंबर आए 100 में से, तो आप ये क्या है, ये मापना हुआ, मेजरमेंट हुआ। ठीक है, किसी व्यक्ति के गुण या आराम सटीकता से इसको मापन किया जा सकता है। जो हमने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वजन, लंबाई, आयु, ये सभी जो क्या होती है निश्चित होती है, इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, मीटर, किलोमीटर आदि के माध्यम से। अंतर क्या होगा, परीक्षण में किसी विशेष गुण या क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि माप में किसी विशेष सटीक या संख्यात्मक तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षण में परिणामों को एक विस्तृत तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, जबकि माप में सिर्फ संख्या या मान का ही निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों के लिए। भाई देखो, हाई सपोर्ट नीड यानी कि उन बच्चों को शारीरिक, मानसिक देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए जो भी कह सकते हैं कि शारीरिक या मानसिक दिव्यांगताएं, जो कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए अधिक सहायक करेंगे, जैसे कि हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, ऑटिज्म बच्चे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, इनके लिए दैनिक जीवन में सहायता के लिए जो भी, क्योंकि भाई देखो एडीएल की एक्टिविटीज़ जब भी आएंगी तो आपको खाना खाना, नहाना, कपड़ा पहनना, जितने भी आप दैनिक जीवन के क्रियाकलाप बच्चे को कराते हो या स्वयं से भी करते हो, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें नियमित देखभाल की आवश्यकता होगी। उसके बाद में स्वायत्ता की कमी आपको देखने को मिलेगी। इन व्यक्तियों में आमतौर पर स्वायत्ता की कमी होती है, जिन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदद की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों में, जैसे कि बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, शारीरिक दिव्यांगता, इन सभी बच्चों के लिए उच्च समर्थन आवश्यकता की आवश्यकता होगी, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर रूप से आगे जीवन जीने के लिए परिवेश को समायोजन कर सकें और बच्चे आराम से रह सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके बाद में 10वें क्वेश्चन में आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे MDPS, कार्स, बेसिक एमआर असेसमेंट के बारे में, DTLD के बारे में, आरएम के बारे में, DSM-5 के बारे में, सारी चीज़ें आपको पहले से भी पढ़ाई गई हैं। तो इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।